लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि चार्ज क्या होता है। बेसिकली चार्ज मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो दूसरे मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम चार्ज बोलेंगे। अब जैसे आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जब दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, ये 9th क्लास में आपने डिस्कस किया है। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनका मास है कुछ ना कुछ, तो ये एक दूसरे को ही अट्रैक्ट करती हैं। इनके बीच में एक फोर्स लगेगा जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, विच इज डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण दो ऑब्जेक्ट, कुछ मास होता है उनका, तो अट्रैक्ट करेंगी। एक फोर्स लगेगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। लेकिन जैसे हमने इलेक्ट्रॉन लिए, दो इलेक्ट्रॉन लिए, अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इतना एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। मास काफ़ी स्मॉल है, तो दो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉनों का कुछ ना कुछ मास तो है। इनके मास को हमने me और me से लिख दिया। इनका मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, एक इलेक्ट्रॉन का मास। इसका भी इतना ही है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इनका मास है और दो ऑब्जेक्ट जिनका कुछ ना कुछ मास होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ से साइंटिस्ट ने एक कंक्लूजन निकाला कि कोई एक फोर्स और है जो इनको दूर भगा रहा है, जो इनको रिपेल कर रहा है, और ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी स्ट्रोंग है, और इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड रिपल्शन। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ये अट्रैक्शन का फोर्स हो सकता है, ये दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, ये चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुआ। तो चार्ज क्या हुआ, एक मैटर की प्रॉपर्टी हुई जिसके कारण दो ऑब्जेक्ट या दो मैटर एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट हुए, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने चार्ज के टाइप को डिस्कस किया। अब क्या किया गया कि एक जैसे ग्लास ट्यूब ली गई, ये ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब को रब किया गया किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ। अब ग्लास ट्यूब को, ये सिल्क क्लॉथ है और ये ग्लास ट्यूब है, इनके ऊपर ये न्यूट्रल हैं दोनों, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही इनको रब किया गया एक दूसरे के साथ, तो इस ग्लास ट्यूब से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गए, सिल्क क्लॉथ के ऊपर। ग्लास ट्यूब है, इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गए, सिल्क क्लॉथ के ऊपर। तो इससे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन चार्जेस के नेम दिए। अब जो ग्लास रोड के ऊपर जो चार्ज आया इसको नाम दे दिया गया क्या, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो सिल्क क्लॉथ के ऊपर जो चार्ज आया इसको क्या नाम दे दिया गया, नेगेटिव चार्ज। अब एक्सपेरिमेंटली इन्होंने कैसे किया इसको कि एक ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया, फिर एक ग्लास रोड और ली और इसको भी सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। तो अब क्या किया गया, ग्लास रोड और ग्लास रोड को पास लेकर आए, तो ये सेम चार्जेस के कारण एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि ये रिपेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनके ऊपर सेम चार्जेस है। और ये सिल्क क्लॉथ भी एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। लेकिन जब ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को एक दूसरे के पास लेके आया गया तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं। जैसे नेगेटिव के पास नेगेटिव लेके आते हैं तो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, रिपल्सन का फोर्स उनके बीच में लगता है, वो रिपेल करते हैं। इसी प्रकार पॉजिटिव के पास पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं तो वो भी रिपेल करते हैं।
पॉजिटिव के पास नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में लगता है। कंक्लूजन क्या निकला कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट हुए जिन्होंने टू काइंड्स ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन किया और उनको नेमिंग दी गई, वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। जो ग्लास रोड के ऊपर जो चार्ज ऑब्टेन हुआ उसको पॉजिटिव नाम दे दिया गया और जो सिल्क क्लॉथ के ऊपर जो चार्ज ऑब्टेन हुआ उसको नेगेटिव चार्जेस के नाम से उसको कॉल किया गया। तो टू टाइप ऑफ चार्ज हैं, वन इज पॉजिटिव अदर वन इज नेगेटिव। उसके बाद चार्ज के बारे में डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला हम इसका फाइंड आउट करते हैं चार्ज का। अब जनरली चार्ज को लिखते किससे हैं? क्यू से लिखते हैं। ये सिंबल है चार्ज को डिनोट करने का, क्यू। अब 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो करंट है, करंट को आई से लिखते हैं। करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q बाय टी। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 10th क्लास में, I इज इक्वल टू Q बाय टी। तो यहाँ से Q की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, Q इज इक्वल टू I इंटू में टी। तो ये चार्ज किसके बराबर आ गया? करंट इंटू में टाइम। अब हमें पता है करंट का डायमेंशन क्या होता है। करंट का डायमेंशन, करंट को एम्पेयर में मेजर करते हैं और इसका डायमेंशन भी करंट के क्या होते हैं? एम्पेयर ही होते हैं। टाइम के डायमेंशन क्या होते हैं? टाइम के डायमेंशन आपके पास सेकंड में हम इसको जैसे मेजर करते हैं तो इसको जनरली इसके डायमेंशन को हम टाइम के डायमेंशन को टी से ही लिख देते हैं, कैपिटल टी से, इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर इनके डायमेंशन क्या हो जाएंगे? A1 और दूसरा क्या हो जाएगा? T1। तो ये आ गया आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? A1 T1। ये आपको याद रखना है, बहुत इजी है डायमेंशनल फॉर्मूला इस प्रकार फाइंड आउट करना। उसके बाद हम स्टडी करते हैं एप्लीकेशन ऑफ चार्ज। जो स्टैटिक चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम स्टैटिक चार्ज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। उसके एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन क्या है इस चार्ज के। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? पेंट स्प्रेइंग। पेंट स्प्रेइंग जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है या जैसे मेटल्स हैं उनके ऊपर पेंटिंग की जाती है, पेंट का स्प्रे करते हैं और वो पेंट उन की जो सरफेस है उनके साथ स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। वो किसका एक एप्लीकेशन है? चार्ज का। ये जो पेंट है ये एक लेयर बनाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जैसे पेंट का स्प्रे करेंगे तो ये लेयर बना लेगा। ये लेयर किसके कारण बनाएगा? उसके साथ स्टिक चिपका कैसे रहेगा? उनके बीच में कोई ना कोई तो फोर्स है, और वो कौन सा फोर्स है? स्टैटिक चार्ज की वजह से वो फोर्स है, उनके ऊपर चार्ज आता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है और ये पेंट इससे चिपका रहता है। तो पेंट स्प्रेइंग। और जो सेकंड जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है हमने, जीरोक्स या प्रिंटर्स या फोटोकॉपी है, तीनों एक ही बात है। जैसे फोटोकॉपी करते हैं या प्रिंटर से फोटोकॉपी निकालते हैं या जीरोक्स करते हैं, तो जो प्रिंटिंग होती है, जो इंक होती है वो पेपर के ऊपर स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। वो भी किसके कारण चिपकती है? चार्ज की वजह से। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, उसकी वजह से वो चिपक जाती है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है, वन डे ग्राफ जनरेटर। ये हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए एक डिवाइस है वन डे ग्राफ जनरेटर, और ये भी किसके ऊपर बेस है? स्टैटिक चार्ज के ऊपर बेस है। उसके बाद कपिस्टर्स। कपिस्टर्स चार्ज को स्टोर करने की एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करते हैं, और ये भी किसके ऊपर वर्क करते हैं? वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक चार्ज। कैपेसिटर्स आर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक चार्ज। ये स्टैटिक चार्ज पर ही, कैपेसिटर आर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज पर ही ये कार्य करते हैं। इसके अलावा जैसे लाइटिंग फेनोमेना है, लाइटिंग इन द स्काई ऑल्सो एक्सप्लेन बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज के ही एप्लीकेशन है लाइटिंग, थंडरिंग जो स्काई के अंदर होती है वो स्टैटिक चार्ज। जैसे क्लाउड्स वगैरह हैं, क्लाउड्स तेज़ एयर के कारण, एयर की फास्ट स्पीड के कारण, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जो ऑपोजिट पोल हैं नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में टकराएंगे तो थंडरिंग की साउंड आएगी और लाइटिंग प्रोड्यूस होगी, स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी। वो भी ये जो फेनोमेना है
लाइटिंग का फिनोमेना ये भी स्टैटिक चार्ज के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है, उसी के ऊपर ही इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा जैसे हम कॉपी के ऊपर लिख रहे हैं या बोर्ड के ऊपर टीचर लिखते हैं चौक से, तो जो चौक है वो बोर्ड के ऊपर स्टिक हो जाता है जब लिखते हैं। तो वो स्टिक क्यों हो जाता है, वो भी किसकी वजह से, जैसे लिखेंगे तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होगा, और चार्ज प्रोड्यूस होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होगा तो, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो जो राइटिंग जो फिनोमेना है या जो राइटिंग जो स्किल है, राइटिंग स्किल भी किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक चार्ज। तो चार्ज के कुछ एप्लीकेशन थे जो आपको याद रख लेने हैं। उसके बाद चार्ज एंड मास रिलेशन। जैसे कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब क्या किया गया, इसको चार्ज किया गया। चार्ज कैसे करेंगे, या तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लॉस करवा देंगे या इस इलेक्ट्रॉन को हम गेन करवा देंगे। अब इसने क्या किया गया कि इसको रब किया गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया इसने, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसी ऑब्जेक्ट को क्या करवाया गया, ये कोई अदर ऑब्जेक्ट है, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाएगा। इसने इलेक्ट्रॉन अब क्या किया, गेन करवाया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ पर गेन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, गेट किया, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास होता है, मास कितना इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31 kg किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो इतना जो मास है, वेरी वेरी स्मॉल मास है, लेकिन ये मास थोड़ा बहुत मास है, स्लाइटली इसका लॉस तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इसका मास न्यूट्रल बॉडी से क्या हो जाएगा, स्लाइटली लाइटर हो जाएगा, थोड़ा हक कम हो जाएगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो इसका जो मास है, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट का मास है, वो स्लाइटली लार्ज हो जाएगा, और ये हैवियर ऑब्जेक्ट हो जाएगी। किससे हो जाएगी हैवियर ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल बॉडी से। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, ये चार्ज और मास रिलेशन है कि जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है और कुछ मास इस ऑब्जेक्ट से चला गया है, तो ये लाइटर हो जाएगी। और दूसरी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और कुछ मास भी गेन किया है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएगी। तो मास क्या हो जाएगा इसका, हैवियर हो जाएगा। तो हम यहाँ से चार्ज एंड मास रिलेशन से क्या कंक्लूजन निकला, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट का मास लाइटर होता है, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट का मास हैवियर होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल बॉडी। ठीक है। उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये माइनस का होता है। प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन ये प्लस का होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है। कोई भी एटम है उसमें न्यूक्लियस ठीक सेंटर में होता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इलेप्टिकल पाथ के अंदर, और ये जो बीच में जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सिर्फ प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर कितना मास होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, इतना ही मास होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रिलेशन अगर फाइंड आउट करें तो किसका मास ज़्यादा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 10⁻⁻31 पावर के अंदर इस प्रकार है, और प्रोटॉन का मास 10⁻⁻27। तो यहाँ माइनस में जो बड़ी टर्म है वो छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से दोनों से कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन।
प्रोटॉन का मास कितना है 10⁻⁻27 और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 10⁻31। तो ये माइनस में ये वैल्यू है, तो माइनस में जो छोटी वैल्यू है 27 है ये बड़ी हो जाएगी मैग्नीट्यूड में, क्योंकि माइनस की वैल्यू जो छोटी होगी उतनी ही क्या होगी मैग्नीट्यूड में बड़ी होगी। तो 10⁻⁻27 यहाँ से प्रोटॉन का मास लार्ज होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास दोनों का इक्वल होता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन और प्रोटॉन का मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन का मास। इस प्रकार हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद एक टॉपिक डिस्कस करते हैं हम मेथड ऑफ चार्जिंग। अब जो चार्ज होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे हम इसके बाद। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। चार्ज का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को जब रब करेंगे तो इस प्रकार दोनों ऑब्जेक्ट पर चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के कुछ मेथड हैं, वो मेथड हम करेंगे। जो फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है, चार्जिंग बाय रबिंग फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन की वजह से या रबिंग, दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो उन दोनों ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है। तो इस मेथड को क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शन। और इसी का दूसरा नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन की फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, उसको चार्ज करना फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन कहलाता है। इसकी स्टेटमेंट देखिए, व्हेन टू स्टेबल मटेरियल्स रब्ड टुगेदर, जब दो मटेरियल को रब किया जाता है, दे गेट इलेक्ट्रीफाइड, तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो सकते हैं, या दे गेट चार्ज, वो क्या हो सकते हैं, चार्ज्ड हो जाते हैं। मटेरियल विच डोनेट और लॉस इलेक्ट्रॉन अक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है जो मटेरियल या इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मटेरियल विच गेन और गेट इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को गेट करती है जो ऑब्जेक्ट या गेन करती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल हैं टेबल के अंदर दिए हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं। जैसे ग्लास और सिल्क को रब किया गया, तो ग्लास और सिल्क को रब करेंगे तो ग्लास के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और सिल्क के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखनी है, मैं एक टर्म बोलता हूँ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को जनरली W0 से लिख देते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी होती है टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन एटम। जैसे ग्लास लिया और ये सिल्क लिया, अब दोनों को रब किया, दोनों को रब करेंगे तो वर्क तो करवाना ही करवाना पड़ेगा। अब जिस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन कम होता है, जिस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन कम होता है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसका वर्क फंक्शन क्या होता है, कम होता है। या हम कह सकते हैं कि जिसका वर्क फंक्शन कम है, ये जो मटेरियल हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है इनके साथ रब करने पर इनका वर्क फंक्शन क्या होता है, लेस वर्क फंक्शन, इनका वर्क फंक्शन कम होता है। ग्लास रोड को जब सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ग्लास रोड जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगी जिसके कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट क्यों करेगा ग्लास रोड, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन क्या होता है, कम होता है। वर्क फंक्शन होता क्या है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉस एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे भी आप इसको बता सकते हैं कि वो कम से कम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जैसे ग्लास रोड है, जब इसको रब करेंगे तो कम से कम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाए, उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। और इसका वर्क फंक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू सिल्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास पहले इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और ग्लास के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क इसको गेन करेगा, फिर सिल्क के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार फर
जैसे क्लोथ्स हैं या वूलन क्लोथ हैं, उनके ऊपर जो स्मॉल हेयर जैसी प्रोजेक्शन होती है उन्हें फर बोलते हैं। छोटे छोटे धागे जो होते हैं ना कपड़ों के ऊपर, उन्हें हम फर बोल सकते हैं। फर को रब करेंगे जैसे इबोनाइट, रबर या एम्बर रोड से। ये तीनों ही प्लास्टिक मटेरियल या रबर के मटेरियल है, इबोनाइट, रबर या एम्बर। फर को इबोनाइट से रब करेंगे या रबर से या एम्बर से, तो फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इबोनाइट, रबर या एम्बर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वूल को जब प्लास्टिक के साथ रब करेंगे तो वूल अक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज एंड प्लास्टिक अक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार ड्राई हेयर, हेयर के अंदर हम कंब को लगाएंगे, सूखे बालों में जब कंघी करते हैं हम कंब पास करेंगे, इन दोनों को रब करेंगे तो हेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कंब के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि हेयर और कंब को रब किया जा रहा है तो हेयर का वर्क फंक्शन कम है और कंब का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो बताएं वो किसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जिसका ज़्यादा होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये हमने पढ़ा चार्जिंग बाय रबिंग फ्रिक्शन की वजह से कैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज को हम अक्वायर करते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव। उसके बाद सेकंड मेथड है, मेथड ऑफ चार्जिंग हम डिस्कस करें। सेकंड मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसका दूसरा नाम है चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। दो ऑब्जेक्ट को हम कांटेक्ट में लेके आते हैं, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है तो उसको अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो दूसरी ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगी, चार्ज्ड हो जाएगी। देखिए इसकी स्टेटमेंट देखिए, इफ एन अनचार्ज्ड कंडक्टर टच्ड विद ए चार्ज्ड रोड। जब एक अनचार्ज्ड कंडक्टर को, अनचार्ज यानी कोई कंडक्टर लिया उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो अनचार्ज्ड है, टच्ड विद ए चार्ज्ड रोड, इसको हमने किससे टच करवा दिया, एक चार्ज्ड रोड से टच करवा दिया, देन अनचार्ज्ड कंडक्टर ऑल्सो अक्वायर चार्ज। तो अनचार्ज कंडक्टर के ऊपर भी चार्ज आ जाएगा सिमिलर टू द चार्ज्ड कंडक्टर, और वैसा ही चार्ज आएगा जो चार्ज्ड कंडक्टर के ऊपर था। जैसे एक हमने कोई चार्ज्ड रोड ली, जैसे ग्लास रोड है, ग्लास रोड के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और हमने इसको टच करवा दिया किससे, एक ये कंडक्टर है, इसके ऊपर पहले कोई चार्ज नहीं था लेकिन जैसे ही इसको टच करवाया तो इसके ऊपर भी क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम चार्ज ये एक्वायर कर लेगी, और इसमें हम फिजिकल कॉन्टैक्ट में ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, टच करवाते हैं, एक चार्ज्ड को एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट से टच करवाते हैं तो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, और इस मेथड को क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन या फिर चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है चार्जिंग का, चार्जिंग बाय इंडक्शन, और ये इंपॉर्टेंट रहता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको अच्छी प्रकार से कर लेना। इसकी स्टेटमेंट देखिए, द प्रोसेस बाय विच ए चार्ज्ड बॉडी मेक्स ए कंडक्टर चार्ज्ड विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। बिना फिजिकल कांटेक्ट के, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट के किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना ही क्या कहलाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, या प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि बिना फिजिकल कांटेक्ट में, बिना टच किए किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाता है। जैसे इसको हम समझते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हमने एक ग्लास रोड ली, ग्लास रोड के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी तरफ हमने एक कंडक्टर लिया, ये कोई कंडक्टर स्फेरिकल बॉल है या स्फीयर है, ये कंडक्टर है, इसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया इस प्रकार। अब ये कंडक्टर है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसको हमें चार्ज करना है। चार्ज करना तो हम ये ग्लास रोड इसके नज़दीक लेके आएंगे, इसको टच नहीं करवाएंगे, सिर्फ इसके नज़दीक लेके आएंगे। जैसे इसको नज़दीक लेके आए तो इसके ऊपर भी जो स्फीयर है, ये कंडक्टर है, जैसे ही ग्लास रोड इसके नज़दीक लेके आए हम, ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो कंडक्टर है इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हैं ऑलरेडी, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव को दूसरी तरफ भेज देगा। तो इस प्रकार इसके ऊपर पोल इंड्यूस हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट पोल इंड्यूस हो जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ, पहले इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हैं,
अब भी इसके ऊपर बराबर है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, अपनी तरफ नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, अपनी तरफ नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव को दूसरी तरफ भेज दिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, ये जो चार्ज अनचार्ज कंडक्टर है जिसको हम चार्ज कर रहे हैं, ग्लास रोड इसके पास में है, अब हमने इसकी क्या कर दी, अर्थिंग करवा दी। ये अर्थिंग का साइन होता है इस प्रकार, अर्थिंग करवा दी। अर्थिंग करवाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। तो इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अर्थिंग या ग्राउंडिंग बोलते हैं। तो इसके ऊपर खाली क्या बच जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप इस प्रकार दिखा सकते हैं, ये स्फीयर इंसुलेटिंग स्टैंड, इसके ऊपर खाली क्या बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। और ये क्या है, इसके पास ग्लास रोड है। अब ग्लास रोड को दूर ले जाएंगे हम, यहाँ से इसके पास से दूर हटा देंगे इसको हम, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसकी पूरी सरफेस के ऊपर सेपरेट हो जाएगा, सरफेस के ऊपर फैल जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, चार्ज्ड हो जाएगी। इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाएगा, और चार्ज कैसा है, इस कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस प्रकार हमने अनचार्ज कंडक्टर लिया था, इसको हमने चार्ज कर लिया, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट के हमने इसको चार्ज किया है, और इस मेथड को क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम आप कॉपी के अंदर लिख सकते हैं, डेफिनेशन। और इस प्रकार आप ये कोई कंडक्टर लिया आपने, ये स्फेरिकल भी बना सकते हैं या फिर इस शेप का भी आप बना सकते हैं, और इंसुलेटिंग स्टैंड पर ये कंडक्टर रखा हुआ है, और ये न्यूट्रल कंडक्टर है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसे हमें चार्ज करना है। तो हम इसके पास क्या लेके आए, चार्ज ग्लास रोड। तो यहाँ पर इसी प्रकार जो भी समझाया है, इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप ये ग्राउंडिंग या अर्थिंग भी हम इसको लिख सकते हैं, अर्थिंग या ग्राउंडिंग। तो अर्थिंग या ग्राउंडिंग की डेफिनेशन भी क्या याद कर लेनी है, द प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर या अर्थ के अंदर चार्ज का फ्लो करना है, क्या कहलाता है, अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहलाता है। इस प्रकार ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, ये कंडक्टर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट के चार्ज हुआ है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस मेथड को क्या बोलेंगे, चार्जेज बाय इंडक्शन। तो ये थे मेथड ऑफ चार्जिंग, जो कॉपी में अच्छी प्रकार से नोट्स आपको बना लेने हैं। ये वीडियो देखकर अच्छी प्रकार से इसको, वीडियो को 1 से 2 बार देखना है तो समझ में आ जाएगा आपको।